टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसकी पूरी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे वो चीजें मैं डाल देता हूं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीजें भी बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलता हूं तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण ये वीडियो काफी डिले भी हो रही है। ठीक है, उसकी मुझे ट्रीटमेंट भी ले रहा हूं। ट्रीटमेंट चल रही है मेरी, देखते हैं कहां तक चीजें चल पाती हैं। ये कंटिन्यू करने का तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन इन केस कोई भी प्रॉब्लम अगर सीवियर होती है तो शायद वीडियो आनी बंद हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी आपसे शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसकी चीजों को देखी जाएगी। सबसे पहले बात करी जा रही है इंडिया इंडोनेशिया की। कैसे हम यहाँ पे पीस ट्रीटी को आगे लेकर के चलते हैं एशियान वाले रीजन में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया। अगर एशियान वाला रीजन हम निकाल के देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी में इंडिया की भूमिका यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे प्रेसिडेंट सुबियांतो, इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो। तो ये जो है अटेंड कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड आज गेस्ट के रूप में। आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले कौन से भारत के गेस्ट हुए जो भारत अगर आजादी प्राप्त की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को ये ऑनर, ये भारतीय संविधान की अगर बात करें, भारत को आजादी मिली थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाली चीजों से हट करके हम सीधे इस पे आए थे। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होती है आज के समय में। की हाईलाइट की बात करें अगर यहाँ पे तो निकल के आ रहा है कि ये रिपब्लिक डे जो परेड है, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत 1935 वाले एक्ट से यहाँ पे हो रही है, लेकिन रिसेंटली इसका नाम भी कई जगहों पे बदल गया। मतलब परेड राजपथ की अगर बात करें तो ये कर्तव्य पथ के रूप में बदल गया। अंग्रेजों ने इसको राजपथ के रूप में जाना था, यही रिसेंटली अभी इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करती है पूर्ण स्वराज। इसी के लिए यहाँ पे 26 जनवरी की सेलिब्रेशन होती है, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस बन के इस दिन प्रॉपर तरीके से 26 जनवरी 1950 को ये चीजें लागू हुई थी कंप्लीट, जिसके कारण आज के समय में हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ये चीजें याद रखिएगा। और सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो की पॉइंट ये है, तो जो आपका 26 जनवरी से चीजें चल के आती हैं वो 29 जनवरी तक ऑफिशियल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड होती हैं विद म्यूजिकल परफॉर्मेंस और मिलिट्री बैंड के साथ। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। 26 से 29 तक चीजें जाती हैं। कई सारे लोग ये चीजें नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा इसको थोड़ी सी डिटेलिंग आपको यहाँ से मैं शेयर कर दूं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो आपको आर्टिकल एक्सप्लेन किया, आप देखते हैं कौन सी ट्रीटी आती है। एकदम यहाँ पे श्योर रही है कि एडिटोरियल इस पे आने ही है, कोई भी चीजें इससे बच के नहीं जा सकती। तो इंडिया एशियान रीजन में और इंडिया का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है एशियान रीजन में, उस पे आर्टिकल जरूर से आएंगे, एडिटोरियल जरूर से आएंगे, उसकी चिंता आप ना करिए। दूसरा साइड में एक न्यूज है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, जो ये करेगी जो भी पैरालिसिस होती है पॉलिसी में उसको ये रोकेगी। इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पे बयान निकल के आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शंस एक कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस को प्रोमोट करेगी, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। जबकि ऑपोजिशन ठीक इसके अपोजिट में जाके खड़े रहते हैं, अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप कोई चीज कंसीडर करें तो मेरा यही मानना है कि हर एक एस्पेक्ट को आप अच्छे से डील करें, तभी वो चीजें ज्यादा से ज्यादा तरीके से समझ में आती है। यूनियन गवर्नमेंट की एफर्ट यहाँ पे इसको लेकर के इंटीग्रेट करने के लिए चली आ रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी जा रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस कर रही है।
अब यहाँ पे फर्स्ट गेस्ट कौन थे उसकी बात करी जा रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को गेस्ट के रूप में बनाया गया। तो जो पहला रिपब्लिक डे भारत सेलिब्रेट कर रहा था दोस्तों, वो क्या था? प्रेसिडेंट सुकर्नो ही यहाँ पे गेस्ट के रूप में मौजूद थे। याद रखिएगा, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि भारत जो है 75वां संविधान दिवस यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना सेलिब्रेट कर रहा है, 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चीफ गेस्ट के रूप में इंडियन रिपब्लिक में 26 जनवरी 1950 को यही आते हैं और इन्हीं को बुलाया जाता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग छोटी सी शॉर्ट में जो आपको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। विभूषण और भूषण में अवार्ड है, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों कैटेगरी के अवार्ड हैं। 1 2 3 सबसे ऊपर यहाँ पे पद्म भूषण सिविलियन अवार्ड के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो जो अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण विनर के रूप में, यहाँ पे नाम दिया गया है देववीर नागेश्वर रेड्डी, JS केयर रिटायर्ड, कुमुंदनी, MT वासुदेवन नायर, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट के फील्ड में, ओसामू सुजुकी पोस्टुमसली मरणोपरांत, शारदा सिन्हा ये भोजपुरी सिंगर हैं, बिहार से निकल के आती हैं। बहुत प्यारा इन्होंने छठ गीत गाया हुआ है, काफी फेमस ये पर्सनालिटी हैं। सारे पर्सनालिटी काफी फेमस हैं, इसलिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको एक नोट्स के रूप में लिखनी चाहिए। किसे कौन सी अवार्ड मिला है, किस फील्ड से है, किस स्टेट से है, ये चीजें लिखनी चाहिए। दोस्तों मैं जब लिखने का बात करता हूं तो एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप नोट्स के रूप में इसे लिखेंगे नहीं, वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप अगले दिन भूल जाएंगे और रिवीजन के लिए भी नहीं आ पाते। 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र और टोटल 93 गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी के लिए। नैनो यूरिया की बात करी जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है, उसकी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। नैनो यूरिया क्या है? तो ये जब आप नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो रिसेंटली रिसर्च आउट में ये चीजें पता चली है कि जो यील्डिंग है वो यील्डिंग कम हो गई है। तो ग्रेन की जो यील्डिंग है वो यहाँ पे कम हो जा रही है। उसी को लेकर के ये इश्यू निकल के आ रही है कि एक 45 किलो का जो बैग था वो 3,000 रुपए की मिलती थी और 242 रुपीज की ये चीजें निकल के आ रही हैं, सब्सिडी पे बेची जा रही है। लेकिन सब्सिडी तो है ही, सब्सिडी एक फैक्टर है ही, और सब्सिडी फैक्टर के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि नैनो यूरिया हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण जो कहा जा रहा था कि सस्टेनेबल तरीके से यूज होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या कि इसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों घटी हुई है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों घट जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम और क्वेश्चंस रेज कर रहा है इसके यूटिलाइजेशन पे, इसके प्रयोग पे। तो कैसे इसका इस्तेमाल करा जाएगा? हालांकि एक डब्बे में ये चीजें निकल के आ रही हैं और लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करा जा रहा है फार्मर के द्वारा, लेकिन यही प्रॉब्लम यहाँ पे इफको की नजर आ रही है कि कम तो हो गई है चीजें, वेट में भी कम हो गई है, दाम में भी कम हो जा रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ही अगर घट जाएगी तो सबसे बड़ा कंसर्न तो प्रोडक्शन का ही निकल के आ रही थी यहाँ पे। तो प्रोडक्शन को हैम्पर कर रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे नैनो यूरिया की चीजों को, तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, न्यूट्रिएंट लिक्विड होती है जो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, किसको? पेड़ पौधों को, जो भी खेती करी जाती है, चाहे अल्टरनेटिव और कन्वेंशनल यूरिया। यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कि व्हाइट इन कलर होता है, आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, मेजर न्यूट्रिएंट जो कि पौधों को रिक्वायर्ड होता है। सही मायने में देखा जाए तो 500 ml की बोतल ही नाइट्रोजन में इस्तेमाल होती है और डेवलप किया जाता है ये चीजें नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो ये डेवलप किया गया है गुजरात में आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो यूरिया की रिक्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक समय 40-45 केजी का जो चीजें आती हैं उसको 3,000 रुपए के आसपास बोरी में खाद की पड़ती हैं फर्टिलाइजर, लेकिन यहीं पे 500 ml की चीजें हैं, लेकिन क्या आउटपुट इसकी मिल रही है हमें? तो वही आउटपुट पे सवाल निकल के आ रहा है। और भी ज्यादा इसको रिसर्च करने की जरूरत है सही मायने में, तभी हम चीजों को और आगे ले जाके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्यारा आर्टिकल है, इसको समझी जाएगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरे भारत में हम कैसे डाल सकते हैं, उन चीजों की क्या प्रोज
और कौन से हैं, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिशन पॉसिबल यहाँ पे देखा जाए तो स्वामी सुब्रमण्यम और अपराजितान, ये श्री वास्तव नोशन प्रेस चेन्नई से ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम चीजों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बातें को आगे ले जाकर के देश में रख सकते हैं। उससे क्या एडवांटेज होगा, क्या इंप्रूव करनी पड़ेगी क्वालिटी, किस प्रकार से प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ की बात कर रही है। प्रिवेंटिव हेल्थ वो होता है जैसे बीमारी आपको होने वाली है उससे पहले ही आपको प्रिवेंट कर लिया जाए, समझ जाए। तो मान के चलिए अगर कैंसर हो रहा है तो उसका वैक्सीन लगा दिए, ये प्रिवेंटिव आ गया। क्यूरेटिव क्या हुआ, आपको डिजीज हो चुकी है, अब उसका कैंसर हो चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये क्यूरेटिव फॉर्म ऑफ चीजें आ जाएंगी। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव में थोड़ी सी अंतर है, उसको समझिएगा। इंप्रूव करने की जरूरत है क्वालिटी में, तभी जाकर के इन चीजों में हम सर्विस, मेडिकल सर्विस, इसकी चीजों को हम सही प्रकार से लेके आगे चल पाएंगे। हम इन आर्टिकल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अब प्रॉज और कॉन्स की भी चीजों को देखेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ की चीजें क्या हैं वो चीजें देखी जाएंगे। अचीव करना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये काफी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो सारे के सारे इंडिविजुअल और कम्युनिटी को जोड़ के रखता है, उनकी हेल्थ सर्विसेज पे फोकस करता है, ये विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हेल्थ सिस्टम को इंक्रीज करने की जरूरत है, हेल्थ फाइनेंसिंग को प्रमोट करने की जरूरत है, इक्विटी को, इस प्रकार की चीजें अगर होंगी तभी जाके मार्जिनलाइज्ड जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग फोकस कर पाएंगे। अडॉप्ट करिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, समझ गए। लेवरेज टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, जो भी टेलीमेडिसिन, दूर दराज बैठे लोगों को भी सुविधा मिल जा सके डिजिटल माध्यम से, वही टेली सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर यहाँ पे बैठा है अमेरिका में और इंडिया के दिल्ली में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे टेलीमेडिसिन की सहायता से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, यहाँ पे फॉस्टर पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, फोकस करे प्रिवेंटिव केयर, जैसे कि इम्यूनाइजेशन की बात करी जा रही है, मॉनिटर करे, इवेल्युएट करे और प्रोग्रेस करे इन चीजों को, तब जाकर के चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। जापान जैसी कंट्री, क्यूबा जैसी कंट्री, थाईलैंड जैसी कंट्री काफी अच्छे से यहाँ पे प्रयोग कर रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट कुछ आर्टिकल है यहाँ पे निकाल के आ रही हैं। पीटर हेग्स यहाँ पे कंफर्म हो गए डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, नाम याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, काफी करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट निकल के आ रहा है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर रूबियो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं रूबियो को कि अपने आप में ही सही प्रकार से व्यवहार करें। फोन कॉल पे ऐसा चिल के निकल के आ रही हैं। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूबियो को, रूबियो कहाँ के हैं, यूएसए के, और यहाँ पे इनका क्या नाम है, वांग यी। तो इनका चेहरा याद रखिएगा। ये सीधे सीधे धमकी दे दी है किसको यूएस के सेक्रेटरी को। तो ये चीजें याद रखिएगा। स्टेट मार्को रूबियो इनका पूरा नाम है। इन्हीं को यहाँ पे बोल दिए कि अपने औकात में रहें, सीधे सीधे यही लाइन है। चिलिंग 40, ये चिल्लईकरण एक टर्मिनोलॉजी है, इससे क्वेश्चंस भी आती है। ये चिल्लईकरण तब आती है जब जम्मू कश्मीर में ठंडी बढ़ जाती है। लगभग चिल्लईकरण 40 दिन तक रुकती है और 21 दिसंबर से लेकर के 40 दिन तक ये चलती है। इसे चिल्लईकरण बोलते हैं। इसी समय में यहाँ पे जो है हार्शिएस्ट विंटर की चीजें आती हैं, बर्फ जम जाती है, बर्फ गिरती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लोग अपने घर में अलाव का व्यवस्था करते हैं और गर्म रहने का प्रयास करते हैं। ये चिल्लईकरण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ये चीजें दिखती हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी चीजें यहाँ पे ट्रंप की पॉलिसी को लेकर के पूरी दुनिया में उथल पुथल मच रहा है। उनकी डिक्री यानी उनके ऑर्डर क्या सिग्नल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर देखा जाए जियो पॉलिटिक्स कैसे बदल रहे हैं वो चीजें यहाँ पे देखा जाएगा। आने वाले समय में अच्छे एडिटोरियल इस पे निकल के आएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, 47 प्रेसिडेंट जो अपना गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं वो चीजें इंपैक्ट करेंगी। इनका ऑर्डर, इनका जैसे ही सत्ता में आना, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो ये 500 लोगों को माफी दिया इन्होंने, जो यहाँ पे राइट हुई थी, कहाँ पे, कैपिटोल में। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं यूएसए में, वो सारे लोगों को इन्होंने पार्डन दे दिया। दूसरी WHO से निकलने की बात करी जाए, 14th अमेंडमेंट के अनुसार यहाँ पे जो बर्थ बाय सिटीजनशिप राइट दी गई है वो इसी के अगेंस्ट में है। इसीलिए जो जुडिशरी भी है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाकर के टेम्पोरली खड़ी हो गई है। कई सारे लोगों को यहाँ पे इन्होंने पार्डन देनी, और बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिए गए थे
किसके द्वारा? जो बिडेन के द्वारा, वो भी इन्होंने रिवर्स आउट कर दिया है। तो इनकी चीजें चल रही हैं। ब्रिक्स नेशन पे यहाँ पे 100% टैरिफ इम्पोज करने की भी बात करी गई, प्लस यूरोपियन यूनियन को कहते हैं आप मेरे से ऑयल खरीदो, नहीं तो आप हमारा टैक्स वाला चीजें फेस करोगे, हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। दूसरा, जो राइटियर की बात अभी कर रहा था, उसको लेकर के भी ये कई लोगों को पार्डन दिए हैं। तो ये इश्यू निकल के आ रही है। इनकी पॉलिसी कैसी चल रही है? WTO से कह रहे हैं, WTO से भी हम निकल चले जाएंगे, और क्लाइमेट चेंज जैसी टर्मिनोलॉजी को ये मानते ही नहीं है। तो ये और सही मायने में 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर चुकी है। 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो फ्लोरा और फौना कितने विलुप्त हो जाएंगे इस पृथ्वी से, ये इसका कोई आंकड़ा नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो 60% प्लस में हम लोगों का फ्लोरा फौना इम्पैक्ट हुआ है ब्रूटली। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इम्प्लीकेशन इमिग्रेशन के निकल के आ रही है, कई सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 22 स्टेट से निकाल के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये स्टेट कौन कौन से हैं? सीटल, वाशिंगटन और टेक्सास। यहाँ पे जितने लोग थे सबको निकाल के लाया जा रहा है और उनको अपने कंट्री पे डिपोर्ट किया जा रहा है। तो मास डिपोर्टेशन भी यहाँ पे चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसके कारण जियो पॉलिटिक्स बहुत अलग रुख ले चुकी है। कनाडा बॉर्डर हो गई, मैक्सिको की बॉर्डर हो गई, और भी कंट्री से लोग आते हैं उनको, और वीजा की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी वीजा वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अपने कंट्री को अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म वाली थ्योरी अपनाने वाले हैं। तो यूएस की एग्जिट ग्लोबल पैक्ट से अगर निकल के जा रही है, क्लाइमेट पेरिस डील की हम बात करें, वहां से निकलने का बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप को एक आइसोलेटरी वाले पोजीशन में लाके रखना चाह रहा है कि हमें क्लाइमेट से कुछ लेना देना नहीं है। वो फंड बताना चाहते हैं और देश की जीडीपी ऊपर करेंगे। दूसरा, WHO से भी निकल के आएंगे। तो WHO में एक पावरफुल कंट्री थी यूएस से, उसका अगर निकल जाना तो चाइना की डोमिनेंसी हो जाएगी या फिर और कंट्री की डोमिनेंसी हो जाएगी, और यहाँ से बजट भी आती थी यूएसए से। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करके आएगी। तो हेल्थ पे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो ये कंट्री का जो रोल है, किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आगे लेकर के चलेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। इनको प्रिडिक्ट करना आज के समय में काफी प्रॉब्लमेटिक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही आपस में। अनप्रिडिक्टेबल आदमी हो गए, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। इनका अनाउंसमेंट जो चल रहा है यहाँ पे कि कैसे हम पनामा कनाल को ले सकते हैं, कैसे हम आपका ग्रीनलैंड वाली जो कंट्री है उसको हम, जो डेनमार्क रेगुलेट करता है, उसको भी हम ऑक्युपाई कर सकते हैं। और स्वेज कनाल पे इश्यू निकल के आ रही है। चाइना का रोल पनामा कनाल पे क्या है, उस पे इश्यू निकल के आ रही है। तो ये तो सीधे सीधे थ्रेट दे रहे हैं, ओपन चैलेंज। और इनका जो ओथ सेरेमनी आप लोग देखे थे, ओथ सेरेमनी भी नाजी स्टाइल में इन्होंने हाथ उठा के ये चीजें लिया था। तो ये वर्ल्ड को एक नया संदेश दिया जा रहा है, कैसे चीजें निकल के आ रही हैं। दूसरा, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर डेंजर्स की बात करी जा रही है, यानी क्लाइमेट चेंज वाली बातों को यहाँ पर लेकर के चली जा रही है। कैसे वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। पेरिस एग्रीमेंट कई बार एक्सप्लेन किया हूँ, 200 पार्टी हैं, लेकिन यूएस की विड्रॉवल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है, ये अगर निकल जाएगी तो क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा, वो चीजें हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में देखेंगे, जो इसको जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखने की बात करी गई है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे, लेकिन ये चीजें कई जगहों पे क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में ही निकल के आ रही है। क्लाइमेट चेंज जैसी बात आ रही है तो पेरिस एग्रीमेंट में आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां से भी निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। रिच कंट्री कमिटेड है कि 300 बिलियन ए ईयर हम लोग जो डेवलपिंग नेशन है, पुअर नेशन है, उनको मुआवजा प्रोवाइड करेंगे। पहले भी ऐसी चीजें हुई थी 100 बिलियन बाय 2020, लेकिन ये चीजें अभी हुई नहीं। 2035 तक ये 300 बिलियन दी जाएगी पर ईयर, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। COP 29 में ऐसी चीजें निकल के आई है। पहले भी ये चीजें हुई हैं। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ पार्टी देखा जाए तो COP 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और उसके बाद COP 3 जो है क्योटो जापान में हुआ था। रिसेंटली देखा जाए तो अजरबैजान बाकू में COP 29 हुआ है। 2025 कहाँ होगा? बलेम सिटी, ये यहाँ पे ब्राजील में यहाँ पे होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। COP 30 ऑर्गेनाइज करेगा ब्राजील इस बार। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।